व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 6 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है गोल्स एंड पेनल्टीज। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाल ही में कुछ एक्टिविस्ट जिन्होंने रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड की स्थापना की है, स्थापना करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि फर्जी खबरों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक नैतिक दबाव डालने की बात हो रही है फेसबुक के ऊपर। हालांकि इसके सफल होने के जो चांसेस हैं वो काफी कम नजर आ रहे हैं। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु देखिए। फेसबुक द्वारा निगरानी या ओवरसाइट बोर्ड के गठन के बाद अब एक रियल बोर्ड का गठन किया गया है। फेसबुक द्वारा चुनाव में हेरफेर और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार के लिए इसके प्रमुख प्लेटफॉर्म फेसबुक और अन्य उत्पाद जैसे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के उपयोग पर नजर रखने के लिए पिछले वर्ष नवंबर में एक ओवरसाइट बोर्ड का गठन किया गया था। यहां पे हमें देखना होगा कि नवंबर 2018 में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक स्पीच में यह कहा था कि वो एक बोर्ड की स्थापना करेंगे जो पूरा का पूरा कंटेंट जो फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो पब्लिश होता है या पोस्ट किया जाता है उसको मॉडरेट करने का काम करेगा। काम करने के पीछे, इसको बोर्ड को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था, अगर ऐसे किसी बोर्ड की हम लोग स्थापना करते हैं तो उससे होगा क्या? उससे चुनावों में जो मैनिपुलेशन होता है उसको रोका जा सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन उसको रोका जा सकता है, किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा यदि फैलाने की बात हो रही है तो उससे भी बचा जा सकता है। यहां पे दिया हुआ इसका उद्देश्य मोटे तौर पर उन पोस्टों पर एक प्रकार के अंतिम कोर्ट ऑफ अपील के रूप में कार्य करते हुए अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करना है, जिन्हें उपयोगकर्ताओं द्वारा चिन्हित या फिर फ्लैग किया गया है और एल्गोरिदम और या मध्यस्थों द्वारा हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये जब बोर्ड बनेगा तो इस बोर्ड का प्रमुख कार्य होगा क्या? कई बार ऐसा होता है कि कई सारा कंटेंट फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब आप अपलोड करते हैं, जब आप पोस्ट करते हैं तो उस कंटेंट को या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या तो रिमूव कर दिया जाता है। तो यदि आपकी नजर में ऐसा है कि भाई मेरा कंटेंट सही है, इसको एल्गोरिदम ने या मीडिएटर्स ने ब्लॉक कर दिया है या किसी ने फ्लैग कर दिया है उस आपके पोस्ट को, तो आप वो शिकायत लेकर के इस बोर्ड के पास जा सकते हैं, अपनी एक अपील इनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस बोर्ड का काम ये होगा कि वो उस पूरे के पूरे पोस्ट को देखेगा, समझेगा और फिर अपना एक फैसला सुनाएगा। फेसबुक के इस मुख्य रूप से आंतरिक तंत्र की गंभीर सीमिताओं ने नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के एक समूह को, जिसमें फेसबुक के चुनाव सुरक्षा तंत्र के पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विशेष परिप्रेक्ष्य में रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के गठन के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए, कहा ऐसा जा रहा है सोशल एक्टिविस्ट्स द्वारा कि भाई फेसबुक ने एक फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड बनाया, इसको बनाने वाला फेसबुक, जो यहाँ पे लोग अपॉइंट किए जाएंगे वो भी फेसबुक करेगा। अब ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं इनका कहना यह है कि ये पूरा का पूरा फेसबुक द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। इसी को ही ध्यान में रखते हुए सोशल एक्टिविस्ट ने मिलकर के एक नया बोर्ड बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड। और इस बोर्ड को बनाने के पीछे सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि इस बोर्ड का काम हर उस कंटेंट को मॉनिटर या मॉडरेट करने का होगा जिससे कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, उसके ऊपर निगरानी रखी जा सके। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हमारे लिए जरूरी है देखना कि भाई कुछ इंफॉर्मेशन
फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के बारे में। अब फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड, इसका काम क्या होगा? देखिए, ये एक ऐसा बोर्ड होगा जो फेसबुक पर जितना भी कंटेंट आता है उसको मॉडरेट करेगा। दिस बोर्ड, ये बोर्ड जो है वो अपील हैंडल करेगा ब्लॉक्ड या फिर रिमूव्ड कंटेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। देखिए, इस बोर्ड का प्रपोजल पहली बार नवंबर 2018 में मार्क जकरबर्ग द्वारा रखा गया था और बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनका अनाउंसमेंट 6 मई 2020 को। यहां देखने वाली बात है कि टोटल 20 मेंबर्स जो हैं वो इस बोर्ड के सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा और फेसबुक ने इस बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए $130 मिलियन की फंडिंग जो है वो दी है। इस बोर्ड के कुछ प्रमुख मेंबर्स में से एक हैं सुधीर कृष्णस्वामी, जो भारत से हैं और वाइस चांसलर हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के। एशिया से ही एक और शख्सियत को चुना गया है जिनका नाम है निखत दाद, जो लॉयर और इंटरनेट एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान। देखिए, हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना होगा कि ये जो बोर्ड है ये किस तरीके से कार्यवाही करेगा, इसका काम किस तरीके से होगा। बोर्ड के सामने जैसे ही कोई अपील आती है किसी यूजर द्वारा जिसे ये लगता है कि उसके पोस्ट को गलती से बैन या फिर रिमूव कर दिया गया है, वो अपील इस बोर्ड के पास आएगी और फिर ये बोर्ड जो है तय करेगा कि क्या वो फेसबुक के ओरिजिनल डिसीजन जो कि ब्लॉक करने का या रिमूव करने का था उसके साथ रहे या उस डिसीजन को पलटे। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बोर्ड जो है ये फेसबुक के कई सारे डिसीजंस को पलटेगा भी आने वाले समय में। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि ये बोर्ड जो है वो अपने आप को लेजिटिमाइज करेगा। ये कहेगा कि देखिए, हम लोग किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहे हैं, बनाया फेसबुक ने है, लेकिन हम लोग कई बार फेसबुक के खुद के डिसीजन को पलट रहे हैं। तो एक तरीके से ये अपने आप को एक मान्यता प्रदान करने वाली बात होगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जितना भी जो कंटेंट है उसको मॉडरेट करने के लिए एक तरीके की सुप्रीम कोर्ट के तौर पर यह फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड जो है वो काम करेगा। लेकिन इस फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के साथ कुछ कंसर्न्स जुड़े हुए हैं। जैसे पहला, हम सब जानते हैं कि भाई फेसबुक का जो टोटल यूजर बेस है वो लगभग 2.37 बिलियन लोगों का है और ये जो टीम है ये मात्र 20 मेंबर्स की है। तो ये किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, ये एक पूछने वाला प्रश्न है। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2018 में अनाउंसमेंट होने के बाद 6 मई 2020 को मेंबर्स के बारे में घोषणा की गई और बोर्ड ने यह साफ तौर पे कह दिया कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं नवंबर में, उससे पहले यह बोर्ड कार्य नहीं शुरू करेगा, अभी तक ऑपरेशनल ही नहीं है। यह दूसरा कंसर्न है। तीसरा कंसर्न है, यदि कोई अपील बोर्ड के सामने आती है तो बोर्ड के सामने 3 महीने का वक्त होगा। 3 महीने में बोर्ड को उसको मॉडरेट करके उस कंटेंट को देख करके अपना फैसला सुनाना होगा। अब 3 महीना एक बहुत बड़ी समय सीमा है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं उस बोर्ड की जिसको बनाया एक्टिविस्ट्स ने है। उस बोर्ड का नाम है रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड। 25 एक्सपर्ट्स का समूह था, अलग अलग फील्ड्स जैसे कि एकेडमिक्स से, सिविल राइट्स से, राजनीति से, पत्रकारिता से। उन्होंने 25 सितंबर को यह अनाउंसमेंट करी कि वो फेसबुक के कंटेंट को एनालाइज करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे, जिससे कि उनका जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है वो ये कि कोई भी ऐसी पोस्ट्स जो हैं वो फेसबुक पर ना आने पाए जिससे किसी भी तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हो रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव जो हो रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके। देखिए, सबसे जरूरी जो इनका कहना है वो ये है, ये जो की एक्टिविस्ट हैं आपके, उनका कहना ये है कि देखिए, इस ओवरसाइट बोर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इलेक्शन के समय पे होता क्या है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है इन फॉर्म ऑफ देयर पॉलिटिकल कैंपेन। लोगों की, नेताओं की पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है और उस पॉलिटिकल कैंपेनिंग में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, प्रोपेगेंडा स्प्रेड हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये जो ग्रुप है ये उसको रोकने की बात कर रहा है। थोड़ी सी जानकारी और रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इन जो सपोर्टर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं इस बोर्ड के, रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के, उनका कहना यह भी है कि यदि इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया तो ये
अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसके लिए एक आगामी खतरा हो सकता है। इस ओवरसाइट बोर्ड ने इस चीज को भी कहा कि ये फेसबुक द्वारा बनाए गए, फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड की पूरी इज्जत करती है, लेकिन उनका एक चीज से कंसर्न है। उनका कहना यह है कि ये जो रिव्यू करने का समय जो है 90 दिनों का, इसको घटाना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर आती है और मान लीजिए एल्गोरिदम उसको बैन या रिमूव नहीं कर पाता है, तो होगा क्या? वो मिस इन्फॉर्मेशन, वो प्रोपेगेंडा तो अपना कहीं ना कहीं अपना असर दिखा देगा। और यदि 90 दिनों के बाद आपने कहा कि हाँ भाई, ये जो पोस्ट थी उसका कंटेंट गलत था, इसको रिमूव करिए, तब उससे फायदा कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। एक बात और यहां पे गौर करने वाली है कि इस रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के मेंबर्स को किसी भी तरीके का कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ यहां पे इन्होंने 3 डिमांड्स जो हैं वो कही हैं। पहली डिमांड, जो इनकी डिमांड्स हैं, पहली, इनका कहना यह है कि भाई कोई भी ऐसी पोस्ट जो वायलेंस इंसाइट करती है, हिंसा भड़काती है, उसके ऊपर एक पॉलिसी आप इंट्रोड्यूस करवाइए, आप एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाइए। दूसरा, उन सभी ऐसे एड्स को बैन करने की जरूरत है जिनमें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है बिफोर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मतलब ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर रिजल्ट आने से पहले यदि कोई भी एडवर्टीजमेंट, ऐसी कोई पोस्ट डालता है या ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट आता है, तो उसे बैन करने की जरूरत है। तीसरा, उन सभी पोस्ट्स को अनट्रू, मतलब गलत या फिर प्रीमेच्योर डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेबल कर देना चाहिए, जो कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद करते हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स के आने से पहले। ओके, उन सभी पोस्ट को हमें क्या कर देना चाहिए? उन सभी पोस्टों को हमें बैन कर देना चाहिए। यहां पे देखिए, बार बार बात हो रही है एक चीज की कि भाई यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इंपैक्ट करेगा। अब यहां पे हमको देखना है कि भाई ये जो सिचुएशन जो है वो सिचुएशन थी क्या एक्चुअली में। ओके, वो सिचुएशन थी क्या? यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसी चीज को समझना है कि देखिए 2016 में एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसके ऊपर ये आरोप लगे कि उसने लोगों का डेटा जो है वो चुरा करके अमेरिका के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की जीत में मदद करी है। ये पूरा का पूरा मुद्दा था, जिसको हम लोग यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन कंट्रोवर्सी के नाम से भी कहते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम रख लीजिए उस कंपनी का, कैम्ब्रिज एनालिटिका। आवश्यकता क्या है? देखिए, रियल बोर्ड के कुछ सदस्य स्टॉप फॉर हेट प्रॉफिट अभियान के नेतृत्व करता है। हाल ही में एक हैशटैग बहुत चला था जिसका नाम था स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। थोड़ा सा देख लेते हैं वो था क्या। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, देखिए, ये एक ऐसा कोalition था जो चाहता था कि फेसबुक कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे कि रेसिज्म की प्रॉब्लम को, डिसइंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को, उन जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है उस पे जो हेट कंटेंट जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोका जा सके। इस कैंपेन में कई सारे बिजनेसेस और कई सारे सिविल राइट ग्रुप्स और कई सारे एनजीओज भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि कलर ऑफ चेंज, कॉमन सेंस, फ्री प्रेस, लुलैक, मोजिला, एनएएसीपी, नेशनल हिस्पैनिक मीडिया सेंटर एंड स्लीपिंग जायंट्स। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी हो गई स्टॉप फॉर हेट कैंपेन के बारे में। अब जरा बात करते हैं आवश्यकता की। देखिए, सबसे जो मैंने आपको पहला कंसर्न मैंने बताया वो ये था कि भाई फेसबुक के मामले में ये समझना महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पादित डेटा की भारी मात्रा मानव निगरानी करने के लगभग असंभव है। यहां पे हमें ये चीज को समझना पड़ेगा कि भाई जितना डेटा, जितने यूजर्स हैं, 2.37 बिलियन यूजर्स हैं, उन सबके डेटा को मॉडरेट करना बड़ा मुश्किल टास्क है। अगर हम लोग बात करें इंसानों द्वारा उसको अगर मॉडरेट करना है तो बड़ा मुश्किल सा टास्क है, तो हमें इस पे ध्यान रखना होगा। ओके, बाहरी निगरानी हो या आंतरिक निगरानी, यह एक वास्तविक परिवर्तन तभी ला सकती है जब यह आर्थिक दंड अधिरोपित करती हो, ना कि केवल प्रचार या पीआर के लिए हो। देखिए, बड़ी जरूरी सी बात है यहाँ पे। चेंज, बदलाव तभी आ सकता है जब एक बहुत बड़ा दंड जो है वो दिया जाए गलती करने वालों को। ओके, जब तक इस दंड को नहीं दिया जाएगा लोगों तक, तब तक हम देखेंगे कि बदलाव आने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो सकती है। साथ ही साथ जो दंड दिया जाए वो कुछ इस तरीके से दिया जाए कि वो लगे कि वो दंड की तरह है। वो कोई पीआर कैंपेन नहीं होना चाहिए, वो आपका प्रचार का माध्यम नहीं बन जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया। आज का क्वेश्चन जरा सुन लीजिए। सोशल मीडिया का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा है? 250 शब्दों में आपको इस सवाल का जवाब लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। धन्यवाद।